डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, उससे रिलेटेड कुछ मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। कौन कौन सी कैटेगरीज है, उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज बताई थी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर वो वीडियो देखें, ताकि ये वीडियो आज मैं जो क्लास लेने वाला हूँ ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ पाए। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था, ये वाली कैटेगरी डिस्कस की थी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मैंने पहली कैटेगरी बताई थी एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स में भी जैसा आपको सिलेबस में लिखा हुआ है एनेस्थेटिक्स, जिसमें एनेस्थेटिक का मतलब मैंने आपको डिस्कस किया था लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब आपका सेंसेशन खत्म हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया का या पूरी बॉडी का। उस पर डिपेंड करता है वेदर दैट इज अ लोकल एनेस्थेटिक्स और जनरल एनेस्थेटिक्स। आपके जो सिलेबस में है वो जनरल एनेस्थेटिक्स का एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहां पे ध्यान देना। जो सर्जिकल ऑपरेशंस के टाइम पे इसको यूज किया जाता है, यहाँ पे जो आपका जनरल एनेस्थेटिक का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, किस तरह से डिस्क्राइब या शॉर्ट नोट या किसी भी तरीके का जनरल एनेस्थेटिक पे सवाल आता है, तो उसको हमें आंसर कैसे करना होता है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आ गया, डेफिनेशन मैंने सिंपली आपको बता दिया है। उसके बाद में आता है उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अलावा इसमें कुछ ड्रग्स का आपको स्ट्रक्चर और उसका आईपीसी नाम भी लिखना होता है। कौन सी ड्रग का आपको स्ट्रक्चर लिखना है, कौन सी ड्रग का आपको आईपीसी नाम लिखना है, ये भी मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले जरूर बोलूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर ले, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाए। और यहाँ पे ध्यान देना, शुरुआत करते हैं अपन। इन्हें सबसे पहले यहाँ पे दो कैटेगरी आती है, तो यहाँ पे ए और बी में बात कहूंगा। यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में बात करें, तो जैसे जनरल एनेस्थेटिक मतलब पूरी बॉडी को हमें एनेस्थेसिया करना है, कहीं पर कुछ भी ऑपरेशन करे पेशेंट को पता नहीं लगना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में उसको दो तरह से दवाई दी जाती है। पहली दवाई दी जाती है इनहेलेशनल ड्रग्स। इनहेलेशन का मतलब नाक के द्वारा नाक से उसको सुंघाते हैं पेशेंट को, जिससे वो पेशेंट बेहोश हो जाता है। दूसरा है इंट्रावेनस ड्रग्स। इंट्रावेनस का मतलब उसको आईवी रूट के थ्रू उसको इंजेक्शन दिया जाता है, और उसको पेशेंट, उसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, धीरे धीरे एनेस्थीसिया में चला जाता है। ये दो तरीके की कैटेगरी होगी। तो देखिएगा, पहला इनहेलेशन मतलब नाक के द्वारा, नेजल रूट। इनहेलेशन का मतलब मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा नेजल रूट हो गया, नेजल रूट हो गया। और इंट्रावेनस का मतलब हो गया यहाँ पे आईवी रूट हो गया। आईवी मतलब इंट्रावेनस रूट हो गया। हमें एक सिंपल और लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे नस में डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे दो इनहेलेशनल में, मतलब जो नाक के थ्रू दी जाती है वो दो तरह की दवाई होती है। पहली होती है दोस्तों गैस के फॉर्म में होता है, जिसको अपन नाइट्रस ऑक्साइड पहला होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुना होगा आपने, ये लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है। तो आपको शायद समझ यूं हो रहा होगा कि सर लाफिंग गैस से पर्सन एनेस्थीसिया में चला जाता है कि जी हाँ बिल्कुल। नाइट्रस ऑक्साइड को पेशेंट को सुंघाते हैं तो पहले तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे हंसी आती है, लाफिंग आता है। हम एक पर्टिकुलर डोज पे वो पेशेंट क्या होता है, एनेस्थीसिया में चला जाता है। एनेस्थीसिया का मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, मतलब बेहोश टाइप में हो जाता है, उसको कहीं पर कुछ पता नहीं होता। तो ये तो हो गया आपका लाफिंग गैस का पहला गैस का। दूसरा इसी में इनहेलेशन वाला नेजल रूट के थ्रू, दूसरी और कौन सा होता है, वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स का मतलब होता है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि मतलब वॉलेटाइल का मतलब, वॉलेटाइल मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कौन कौन सी ड्रग्स है, ईथर का नाम सुना होगा। जनरली इसको कई बार डाई इथाइल ईथर भी बोला जाता है। ईथर आ गया, हेलोथेन आ गया, एनफ्लूरेन आ गया, आइसोफ्लूरेन आ गया, डैसफ्लूरेन आ गया, सेवोफ्लूरेन आ गया। ये इस तरह की कितनी ड्रग्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ड्रग्स हैं जो हमारे नेजल रूट से पेशेंट को दिया जाता है, जिससे पेशेंट एनेस्थीसिया में चला जाता है। और ये नेजल रूट जनरली लिक्विड में मिलते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
गैस में कन्वर्ट होने की वजह से इनको वॉलेटाइल और लिक्विड्स बोला गया है। जबकि यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो है पहले से ही नेचुरली गैस में अवेलेबल रहता है, इसीलिए इसको गैस फॉर्म में लिया गया। तो ये सारी जो दवाई बताई है, जो ड्रग्स बताई है, वो कौन सी हो गई आपकी, कौन सी, इनहेलेशनल, मतलब नेजल रूट से हम इनको दे रहे हैं। अब दूसरी कैटेगरी पे आ जाओ। दूसरी कैटेगरी है इंट्रावीनस ड्रग्स। इंट्रावीनस ड्रग्स में ध्यान देना, यहाँ पे दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी अगेन मैं बता रहा हूं, समझना। पहला तो है यहाँ पे इंड्यूसिंग एजेंट। इंड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है हमें एनेस्थीसिया को इंड्यूस करना है, मतलब हमें एनेस्थीसिया को स्टार्ट करना है, उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया वाले इंड्यूसिंग एजेंट, जिसको थायोपेन, जिसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। पहली दवा होता है थायोपेंटोन सोडियम, मेथोहेक्सिटोन, प्रोपोफोल और इटोमिडेट। ये 4 ड्रग्स होती है जो जनरली यूज होती है, आपको ऑपरेशन थिएटर में मिल जाएगी, जो थायोपेंटोन सोडियम, मेथोहेक्सिटोन, प्रोपोफोल और इटोमिडेट। ओके, ये 4 ड्रग्स हो गई। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी आती है। सेकंड कैटेगरी किसकी, इंट्रावीनस की। पहले इंड्यूसिंग एजेंट हो गया, दूसरी होगी स्लोअर एक्टिंग एजेंट, मतलब ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाने के बाद में उस एनेस्थीसिया को मेंटेन करते हैं। कीप इन माइंड, इसका मतलब ये हो गया, ये मेंटेन करते हैं किसको, एनेस्थीसिया को मेंटेन करते, इनसे इंड्यूस करवा दिया एनेस्थीसिया। फिर जैसे मान लो इंड्यूस का मतलब एनेस्थीसिया पेशेंट को हो चुका, अब हमें सपोज पेशेंट को 1 घंटे तक, आधा घंटे तक देना है, तो फिर ये ड्रग्स दी जाती है जिससे पेशेंट धीरे वो एनेस्थीसिया बढ़ा रहे, एनेस्थीसिया आगे चलता रहे, मतलब ड्यूरेशन उसका बढ़ता जाए। तो ये हो गया। इसमें कौन सी कैटेगरी आती है, एक नाम आता है बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन बेसिकली क्या है, ये केमिकल कैटेगरी है। ये केमिकल कैटेगरी है। ये केमिकल कैटेगरी में जिसमें दवाओं का नाम या ड्रग्स का नाम कौन कौन सा होता है, डाइजेपाम कहलाता है, लोराजेपाम आता है, मेडाजोलम आता है। हालांकि इस कैटेगरी में बहुत सारी ड्रग्स है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीफरली यूज जो होती है मेंटेनेंस के लिए, स्लोअर एक्टिंग के लिए, वो 3 ही ड्रग्स जनरली यूज ज्यादा होती है, और आपको ये 3 ड्रग्स का नाम ही याद करना चाहिए। ये हो गया आपको कौन सा, स्लोअर एक्टिंग। इसके अलावा किसकी बात कर रहे हैं अपन, जनरल एनेस्थेटिक की बात कर रहे हैं, जिसमें इनहेलेशन बता दिया, इंट्रावेनस ड्रग्स बता दिया। इनहेलेशन में गैस और वॉलेटाइल आ गया, इंट्रावेनस में इंड्यूसिंग एजेंट एंड स्लोअर एक्टिंग आ गया। अब इनके अलावा 2 ड्रग्स और यूज होती है, जिसको मैं जरूर आपको डिस्कस करना चाहूंगा। पहला होता डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है वो पर्टिकुलर एरिया से, जिस एनवायरनमेंट में पर्सन रहता है, पेशेंट रहता है, पूरा का पूरा डिसोसिएट कर देता है, उसको हम डिसोसिएटिव। और जनरली अपन डिटेल में मैं आगे और बताऊंगा, तो मैं आपको स्पेशली डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो तब आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल आता है वो केटामीन आता है। इसका एग्जाम्पल आता है केटामीन आता है। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो मैं 3 स्टार जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस केटामीन के बारे में जनरली फार्मासिस्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, वो 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन है, तो उसका नाम है केटामीन। ओके, फिर उसके बाद में जब ध्यान देना, यहाँ पे जनरली पेशेंट को जब जनरल एनेस्थीसिया कब दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को उस सिचुएशन में दिया जाता है जब पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे पेशेंट को 100% उसमें कट लगेगा और उसको दर्द अनुभव ना हो, दर्द की फीलिंग ना हो, ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिया भी दिया जाता है। ओपियोइड एनाल्जेसिया, जिसको एग्जांपल के तौर पे ड्रग जो यूज की जाती है वो फेंटेनाइल होता है। ओपियोइड का मतलब यह ओपियम से रिलेटेड है, एनाल्जेसिया का मतलब दर्द निवारक, दर्द से छुटकारा। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को दर्द नहीं हो, उस सिचुएशन में ये भी दिया जाता है। मतलब ये सपोर्टिव ड्रग हो गया। सपोर्टिव ड्रग के मतलब किसके सपोर्ट में, एनेस्थीसिया के सपोर्ट में। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब आपके 2 ड्रग्स होती है, जो आपको 2 ड्रग्स का, 2 एजेंट दवाओं का आपको स्ट्रक्चर याद करना है, जिसमें वो स्ट्रक्चर किसका है, एक तो है आपका थायोपेंटोन, थायोपेंटेल भी बोलते हैं इसको, थायोपेंटोन सोडियम भी बोलते हैं। जनरली ये सॉल्ट के फॉर्म में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना,
जो आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर है, हम इसको पेंटोन बोलते हैं। थायोपेंटोन में यहाँ पे यदि ऑक्सीजन होता है तो उसको बोलते हैं बारबिचुरिक एसिड, और जब सल्फर लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं थायोबारबिचुरिक एसिड। इसकी जब नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग में इसका 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो रिंग के अंदर है पूरा का पूरा फॉर्म, ये हो गया थायोबारबिचुरिक एसिड। थायोबारबिचुरिक एसिड के सेकंड पोजीशन पे, सॉरी फिफ्थ पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप तो ये लगा हुआ है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे ध्यान देना, मैं यदि इसका नाम लिखता हूं तो आपका नाम क्या हो जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पे क्या हो गया, फिफ्थ एक ग्रुप कौन सा हो गया, इथाइल हो गया। एक ग्रुप कौन सा हो गया, इथाइल हो गया। दूसरा फिफ्थ पोजीशन पे ही है, लेकिन इस पे और सब्स्टिट्यूशन है। किस तरह से, एक मिथाइल तो ये हो गया, 4 कार्बन ये हो गए, तो ये कौन सी पोजीशन पे हो गया। फर्दर इसका नंबरिंग करता हूं तो मैं नंबरिंग हो गया इसका 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटाइल, और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। 1 मिथाइल ब्यूटाइल, इसको हम किस तरह से लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। ये हो गया 1 मिथाइल ब्यूटाइल। ओके, इस तरह से इसका ये नाम हो गया। अब उसके बाद में ये जो बचा, इसको हम बोलते हैं थायोबारबिचुरिक एसिड। थायोबारबिचुरिक एसिड, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझना, आपको नाम कैसे लर्न करना है, ध्यान देना। फिफ्थ पोजीशन पे ये जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं थायोबारबिचुरिक एसिड बोलते हैं, तो थायोबारबिचुरिक एसिड ये हो गया। इसकी फिफ्थ पोजीशन पे एक तो ये जुड़ा हुआ है जिसको अपन फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल बोला, दूसरा ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है जिसको अपन ने फिफ्थ पोजीशन फिर से लिखा और उसको ब्रैकेट में ले लिया। क्या, कैसे लिखा, फिर इसके बाद में 4 कार्बन हो गए, उसको हम ब्यूटाइल बोलते हैं। ब्यूटाइल के 4 कार्बन, ये हो गया ब्यूटाइल। इस ब्यूटाइल की पहली पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ तो इसको बोलते हैं 1 मिथाइल। इस तरह से इसका नाम हो गया किसका, थायोपेंटोन का, जो आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है और इसका स्ट्रक्चर आपको लर्न करना होता है। अब उसके बाद में ध्यान देना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो मैंने कैटामीन के लिए बोला था, ये कैटामीन का स्ट्रक्चर है। कैटामीन को जैसा मैंने बताया था कि 3 स्टार दिए मैंने आपको, इसका मतलब ये हो गया कि कैटामीन का जो स्ट्रक्चर है और कैटामीन इटसेल्फ जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में आता है कैटेगराइजेशन में, इसलिए उसको यूज किया जाता है और इसका जनरल क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। 2 नंबर वाला सवाल 100% बनता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ में साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन पे कीटोन ग्रुप लगते ही साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। ये मिथाइल एमिनो ग्रुप होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है। तो ध्यान देना, यदि मैं इसकी नंबरिंग करता हूं तो इसकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन है, रिंग है, तो इसमें साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो बेंजीन नहीं होगा, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन के पे कीटोन ग्रुप है तो साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। साइक्लोहेक्सेनोन कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे है। तो ध्यान देना, मैंने सफिक्स में सबसे पहले लिख दिया साइक्लोहेक्सेनोन 1 ऑन, साइक्लोहेक्सेनोन 1 ऑन। ओके, इस साइक्लोहेक्सेनोन की सेकंड पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप तो ये जुड़ा हुआ है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपके ये जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना, इस फंक्शनल ग्रुप को ध्यान 1 और 2 पोजीशन पे क्या ये क्या जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन फिनाइल। इसका नाम शायद आपने सुना होगा, फिनाइल। इस फिनाइल के साथ में सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। तो सेकंड पोजीशन पे ये सेकंड पोजीशन हो गया। इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल, ये जुड़ गया फिनाइल। इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो 2 क्लोरोफिनाइल हो गया। और सेकंड पोजीशन में फिर ये क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल एमिनो, तो मिथाइल एमिनो हो गया। और इस तरह से साइक्लोहेक्सेनोन, इसको हमने बता ही रखा। अगेन आई एम रिपीटिंग द आईपीसी नेम। 6 कार्बन हो गए, कीटोन हो गया, इसको साइक्लोहेक्सेनोन बोलते हैं 1 पोजीशन के हिसाब से। सेकंड पोजीशन, इसकी सेकंड पोजीशन हमने ये लिख दी और इसकी सेकंड पोजीशन हमने ये लिख दी। क्लोरोफॉर्म सेकंड पोजीशन पे है और फिनाइल ये जुड़ गया इस तरह से। और यहाँ सेकंड पोजीशन पे मिथाइल और एमिनो, तो मिथाइल एमिनो इस तरह से जुड़ गया। और फिर साइक्लोहेक्सेनोन
वन ओन। इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम और स्ट्रक्चर आपको लर्न करना होता है। आपको मेन एग्जाम से रिलेटेड मैंने इस चीज जरूर बता दी है। 2 क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं केटामीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर और थायोपेंटेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर। आपके स्ट्रक्चर में आप देखना अपने सिलेबस में इनके नाम के ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब आपको इनका स्ट्रक्चर लर्न करना है। और लर्न कैसे करना मैंने समझा दिया, और स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरल एनेस्थेटिक या एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में इनका एग्जाम क्लासिफिकेशन लिखेंगे। आज हमने इनका क्या डिस्कस किया, ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट आता है तो भी आपको इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, वही उसका आंसर होता है। उसमें यहाँ पे क्योंकि केमिस्ट्री की बात करें इसलिए क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन को मैंने रिवाइज करके बता दिया, जस्ट आई एम रिवाइजिंग। इनहेलेशनल में, इनहेलेशन में गैस और वॉलेटाइल हो गया, इंट्रावेनस में इंड्यूसिंग एजेंट एंड स्लोअर एक्टिंग हो गया, इसके साथ में डिसोसिएटिव एंड ओपिएड एनाल्जेसिक हो गया, जिसमें केटामीन और आपको थायोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है यदि एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट में। और यदि इस पे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थायोपेंटोन सोडियम का स्ट्रक्चर बनाओ और केटामीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो 100% आपको उसका नाम बनाना है। और उसका आईयूपीएसी भी नाम पूछा जाता है, जो अपन ने ये नाम लिखा है ये आपका आईयूपीएसी नाम है, ये आईयूपीएसी नाम है। ओके, इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा जनरल एनेस्थेटिक के बारे में बता दिया दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल करते हुए अपने दोस्तों को शेयर करते रहे। थैंक यू वंस अगेन।